सबसे पहले हम एक बार स्ट्रक्चर पढ़ लेते हैं, ज़रूरी क्यों है ये, आपके लिए क्या क्या चीज़ें ऐड करनी हैं, क्या चीज़ें अवॉइड करनी है, आइडियाज़ हैं या की पॉइंट्स हैं, या आपके फ्यूचरिस्टिक लिखना है तो वो आपकी चीज़ क्या है, जो मीनिंग्स है वो पूरा जो है वो कन्वे हो जाता है, जो आपने समराइज़ किया पैराग्राफ, जो कीवर्ड्स हैं जो हमारे फ्यूचरिस्टिक हैं या कोई और हैं तो वो बहुत अच्छे ज़्यादा होने चाहिए, ठीक है, ताकि जो है चैकर का जो एंड पे आके जो एक लाइन पढ़ने के बाद उसका पूरा माइंडसेट जो है वो चेंज हो जाए। वर्ड जैसे अल्टीमेटली ये फोकस्ड वर्ड है, ये क्या है, फोकस्ड वर्ड हैं आपके। कोई भी इस तरह की चीज़ की मिस्टेक मत करना कि आप मुझे याद आ गया तो अब मैं दोबारा लिख लूँ, तो ऐसी मिस्टेक मत करना। तो जहाँ पे आइडेंटिफाई करने के बाद इश्यूज़ को फिर आप क्या करते हैं, सजेशंस और रिकमेंडेशंस जो है वो ज़्यादा फोकस्ड होता है आपका एरिया। अब ये वो चीज़ें हैं जो आपकी क्या है, इंक्लूडिंग द हेजमोनिक बिहेवियर ऑफ यूएस। तो यहाँ पे आप समझ रहे हैं कि ये डिडोलाइजेशन के अंदर क्या है, हिंड्रेंस है। 5 मिनट 8 मिनट पहले निकालें, जहाँ पे आप आउटलाइन को रीड करें, आप अपने इंट्रोडक्टिव पैराग्राफ को रीड करें और आप कंक्लूजन का पैराग्राफ लाजमी रीड करें। चलो जी, हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक एमसी स्टडी CSS प्लेटफॉर्म एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ नेक्स्ट लेक्चर ऑफ दिस इज 11th lecture of essay writing, and basically it is based on structure of essay. So we have already covered 10th lecture of essay structure, and the previous lecture we discussed about paragraphing and how to write a good paragraph in academic essay. Let's take an overview of the previous lecture. सबसे पहले हमने जो बात की थी, पैराग्राफिंग की बात की थी, उसके अंदर सबसे पहले हमने क्या चीज़ समझी कि उसका स्ट्रक्चर समझा हमने, टॉपिक सेंटेंस आया, फिर एक्सप्लेनेशन आती है, फिर स्पोर्टिंग आर्गूमेंट्स आता है, देन आप दोबारा स्पोर्टिंग आर्गूमेंट्स दे देते हैं, फिर आप स्पोर्टिंग रेफरेंस देते हैं जो आपकी एग्जाम्पल होती है, फिर आपका कंक्लूजन होता है, और देन आपका क्या होती है, लिंक कर देते हैं आप थीसिस के साथ या फिर आगे नेक्स्ट पैराग्राफ के साथ, दोनों के साथ। तो ये हमने बड़ी डिटेल्स के साथ जो है वो लेक्चर लिया है, तो आप प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, आप जाके वो इस लेक्चर को लेके आएँ, फिर देन जो है हम इस लेक्चर को है जो स्टार्ट करते हैं। लेकिन आप वो लेक्चर लेके आएँ ईजिली, ठीक है, और एक एक चीज़ को बड़ी क्लैरिटी के साथ जो किया, विद एग्जांपल्स के साथ किया है हमने, और पैराग्राफिंग की राइटिंग से लेके सारी A to Z चीज़ें हमने उधर डिस्कस की हैं। वर्डिंग कितने होने चाहिए, आपके कनेक्टर कैसे लगाने हैं, लिंकिंग वर्ड्स कैसे लगाने हैं, लिंकिंग फ्रेज कैसे यूज़ करने हैं, उसके बाद डिस्कोर्स, कोहेरेंस, कोहेजन को कैसे मेंटेन रखना है, सेंटेंस स्ट्रक्चर कैसे कॉम्प्रिहेंसिव लिखना है, तो उतने बाद कितने सेंटेंस, A to Z चीज़ें जो है ना हमने उधर डिस्कस की हैं। तो चलें आज हम इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं, हमारा 11th लेक्चर है ऑफ मेगा सीरीज़ का। तो चलें जी, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमने एक बार डिस्कस करनी है कि ये जो कंक्लूजन का पैराग्राफ होता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, जिसमें आप वाइंड अप करते हैं अपने आर्गूमेंट्स को, जितने भी होते हैं आपके आर्गूमेंट्स को आप वाइंड अप करते हैं, और आप एकेडमिक को कह देते हैं कि अब मेरी जो बात जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। तो अब जो वो क्या करता है, फिर एकेडमिक चेकर जो है वो आपके डिसाइड करता है कि आपका कंक्लूजन ठीक है, इसका डिस्कोर्स ठीक है, इसका स्ट्रक्चर ठीक है, इसने रिक्वायरमेंट पूरी की है इस कंक्लूजन की, देन फिर जो है वो क्या करता है, आपको मार्क्स दे देता है, ठीक है। अगर रेलिवेंट होते हैं चीज़ें, डिस्कोर्स अच्छा है, स्ट्रक्चर अच्छा है, और आपने बड़ी कंसाइजनेस दिखाई है उसके अंदर, ठीक है, की पॉइंट्स की, तो देन वो आपको पास कर देता है, ठीक है। चलें जी, सबसे पहले जो है हम बात कर लिए है हमने कंक्लूजन की, उसके बाद स्ट्रक्चर की। स्ट्रक्चर के हम यहाँ पे कंपोनेंट स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए बेसिकली हमने दो जो है वो पार्ट किए हुए हैं, ठीक है, दो पार्ट है एक, ठीक है। इसमें हम देखेंगे कि हाउ टू मेक इफेक्टिव जो है कंक्लूजन जो है हम कैसे लिख सकते हैं। तो ये स्ट्रक्चर और ये दोनों को जो है वो चीज़ें यहाँ पे मिक्स कर दी हैं। फोकसिंग ऑन रिकमेंडेशंस और सजेशंस एंड अवॉइड इन अ फ्यू एसेज। होता क्या है कि कुछ एसेज ऐसे भी होते हैं जहाँ पे हम रिकमेंडेशंस या सजेशंस हम नहीं देते, बल्कि फ्यूचरिस्टिक की वो एज इट एज चीज़ें होती हैं जो लिख देते हैं, लेकिन जहाँ पे रिक्वायरमेंट होती है सजेशंस की, रिकमेंडेशंस के ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाए। अब ये बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, सर जी हमें रिकमेंडेशंस के ऊपर ज़्यादा फोकस करना चाहिए, सजेशंस के ऊपर ज़्यादा फोकस करना है, क्या फ्यूचरिस्टिक होना चाहिए आपका कंक्लूजन। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं कि आपका हर ऐसे के एकेडमिक ऐसे के अंदर कंक्लूजन जो है वो ज़रूरी नहीं कि आपका फ्यूचरिस्टिक हो, और आपने चीज़ें जो फ्यूचर में होने वाली उसके ऊपर ज़्यादा जोर देना, रिकमेंडेशंस है, सजेशंस है। तो इस चीज़
इसको हमने बड़ी डिटेल्स के साथ और एग्जाम्पल के साथ, जो कंक्लूजन पैराग्राफ है उसके एग्जाम्पल के साथ हम समझेंगे। सबसे पहले हम एक बार स्ट्रक्चर पढ़ लेते हैं, ज़रूरी क्यों है ये, आपके लिए क्या क्या चीज़ें ऐड करनी हैं, क्या चीज़ें अवॉइड करनी है, किस तरह की पॉइंट बिल्ड करना है आपने, ये सारी चीज़ें एक बार स्ट्रक्चर पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम विद एग्जाम्पल जो है इसको अंडरस्टैंड करेंगे। ठीक है, अब उसके बाद है प्रैक्टिकल जो है टिप्स और फाइनल थॉट्स जो है ना वो आपको देंगे कि ये फाइनल प्रैक्टिकल टिप्स जो वो क्या होती हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको लाइटली मत लें, ना जेनेरिक आप समझे कि ये जेनेरिक बता देंगे और बस छोड़ देंगे लेक्चर, ऐसा नहीं है, जेनेरिक नहीं है, बहुत स्पेसिफिक है और इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। और ये वो क्यूरीज हैं जो स्टूडेंट्स को मसाइल जो है ना वो पेश आते हैं, फिर वो स्टूडेंट पूछते हैं कि सर अब ये इसका क्या किया जाए। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा इसकी वर्थ है और मैं बार बार इस चीज़ों को कह रहा हूँ कि एक एक वर्ड जो है और एक एक चीज़ जो हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस के बाद आती है वो चीज़ें। तो आप जो है ना ट्राई टू अंडरस्टैंड प्लीज़, और जितनी भी चीज़ें हैं आपने जो है बड़ी डेप्थ के साथ और जैसे जैसे जो चीज़ें बता रहा हूँ आप नोट्स बनाते जाएं ताकि आपका ये इसमें जो वो फ़ायदा हो जाए। ठीक है, चलें जी, अब हम मेन पॉइंट्स की तरफ आते हैं। सबसे पहले जी अब स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज़ कंक्लूजन। सबसे पहले तो इस बात को जो है हम देखते हैं। ठीक है, कंक्लूजन बेसिकली आपका कंक्लूजन वो होता है जो फाइनल पैराग्राफ होता है आपके एकेडमिक एसे का। ठीक है, क्या होता है, फाइनल पैराग्राफ होता है आप एकेडमिक एसे का। तो बेसिकली फाइनल पैराग्राफ से यहाँ पे उसके बाद आप क्या करते हैं कि यहाँ पर जो चीज़ आप ऐड करते हैं कोई नो न्यू इन्फॉर्मेशन, इट डज़ नॉट इंट्रोड्यूस नो इन्फॉर्मेशन। और आर्गूमेंट इसमें होता है क्या कि आपके ने कोई नई चीज़ या आर्गूमेंट या एग्जाम्पल जो इसके अंदर कंक्लूजन के अंदर नहीं डालते। ठीक है, उसके बाद इंप्रेशन, लास्ट इंप्रेशन, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, वो आपने बात सुनी होगी। अगर आपने इंट्रोडक्शन अच्छा लिखा है तो लास्ट इंप्रेशन भी आपका अच्छा होना चाहिए। ठीक है, तो होता है क्या, सर्व एज द लास्ट इंप्रेशन ऑन द रीडर। तो फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, तो आपने क्या करना है जी, फर्स्ट इंप्रेशन जो इंट्रोडक्शन वाला है वो बहुत अच्छा लिखना है। मैं बार बार कह रहा हूँ स्ट्रिक्टली जो है वो चीज़ों को जो जो चीज़ें मैंने मना की हैं उससे अवॉइड करना है। ठीक है, उसके बाद जो है लास्ट इंप्रेशन का आपने बहुत अच्छा होना चाहिए। आपके कीवर्ड्स, की पॉइंट्स जो आपने समराइज करने हैं वो बहुत ज़्यादा जो है वो अच्छे होने चाहिए। ठीक है, उसके बाद है वर्ड काउंटिंग के बाद अप्रॉक्सीमेटली आपको पता ही है 10 to 15% आपके जो है वो ऐसे का होता है। तो इसकी वर्डिंग आप अगर काउंट करें तो 120 से लेकर 150 तक जो है वो आप लिख सकते हैं अगर आपके पास टाइम है तो, लेकिन 120 जो है वो लाजमी लिखें, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, कितनी नीड है, इसमें आपका क्या होता है कि जो आपका आइडियाज़ हैं या की पॉइंट्स हैं या आपके फ्यूचर्सटिक लिखना है तो वो आपकी चीज़ क्या है, जो मीनिंग्स है वो पूरा जो है वो कन्वे हो जाता है। जो आपने समराइज़ किया पैराग्राफ वो पूरा जो है उसको कन्वे हो जाता है एकेडमिक चेकर को। ठीक है, तो अब कंक्लूजन का पता चल गया है कि क्या होना चाहिए। चलें जी, अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट के। देखिए, पर्पस ऑफ एन इफेक्टिव कंक्लूजन। सबसे पहले जो है हमने एक बात की कि कंक्लूजन क्या होता है, आपका फाइनल पैराग्राफ होता है जिसमें आप कोई न्यू इन्फो ऐड नहीं करते। सारी चीज़ें जो फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन, वो सही चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। अब हम बात करें, देखें हमने इन चीज़ों को जेनेरिक नहीं रखा, ये बहुत स्पेसिफिक चीज़ें हैं और इससे आपने डोंट ट्राई टू मेक अ मिस्टेक्स इन कंक्लूजन। ओके, सबसे पहले सिंथेसिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि सिंथेसिस क्या होता है। सिंथेसिस वो चीज़ें होती हैं जो आपका कट जोड़ होता है। आपने पीछे जितने भी चीज़ें आप डिस्कस कर रहे होते हैं उनको आप क्या करते हैं, आपस में दोबारा कनेक्ट करके शॉर्ट करके कंसाइजनेस को दिखाते हुए आप क्या करते हैं, सब पॉइंट्स को डिस्कस करते हुए इकट्ठा करके जो है आप यहाँ पे आप डिटेल्स नहीं बताते, कुछ भी नहीं बताने की ज़रूरत है, सिर्फ आप अपने की वर्ड्स हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमने डिडोलाइजेशन के ऊपर अगर हम न्यू इकोनॉमिक ऑर्डर इन द मेकिंग, तो वहाँ पे एक है जी शिफ्टिंग फ्रॉम यूनिपोलैरिटी टू मल्टीपोलैरिटी, तो यहाँ पे आपने मल्टीपोलैरिटी को सिर्फ ऐड कर देना है कि उसकी वजह से डिडोलाइजेशन हो रही है। ठीक है, उसके बाद हमारे रिट्रेट जो है सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो होती है वो आप क्या करते हैं कि थीसिस स्टेटमेंट को आप क्या करते हैं, रीफ्रेज करके लिखते हैं। ठीक है, आपने जो थीसिस स्टेटमेंट आपने इंट्रोडक्शन के अंदर लिखी है, जो आउटलाइन क्या होता है क्या मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले जो थीसिस स्टेटमेंट लिखी जाती है वो आपकी आउटलाइन के अंदर होती है, जो आपका सॉलिड क्लेम होता है। ठीक है,
पहली जो फर्स्ट जो होती है ना आपकी सॉलिड जो कह लें कि वो आपकी क्या होती है, सॉलिड कह लें कि थीसिस स्टेटमेंट, वो आपकी फर्स्ट होती है जो आप आउटलाइन कहें। उसी थीसिस स्टेटमेंट की बेस पे आप आउटलाइन बनाते हैं, वही आउटलाइन आप इंट्रोडक्शन में लिखते हैं, फिर वही जो आप क्या करते हैं, जो आपने थीसिस स्टेटमेंट लिखी होती है उसके कीवर्ड चेंज करते हुए आपने क्या करना होता है, इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ के एंड में लिख देना होता है। फिर आपने क्या करना होता है कि वो सारी जितने भी आप हेडिंग्स बनाते हैं आप आउटलाइंस के तरह, उनको क्या करते हैं आप बेसिकली डिस्कस करते हैं आगे जाके मेन पैराग्राफ्स के अंदर। फिर होता क्या, फिर आ जाता आपका फाइनल पैराग्राफ। तो फाइनल कंक्लूजन नहीं कहना यहाँ पे, आपको पता है फाइनल कंक्लूजन क्या होता है, रिडंडेंसी होती है। फाइनल भी वही चीज़ है, आपका कंक्लूजन ही फाइनल होता है। जो चीज़ पहले ही नतीजा आखिर पे है तो वो एक चीज़, दोनों एक ही हैं। एक रिपीट मीनिंग नहीं करना आपने, इसको रिडंडेंसी बोला जाता है। और मैंने ये ऑलरेडी पैराग्राफ स्टार्ट करने से पहले पढ़ा दिया और बड़ी डिटेल्स के साथ, वर्डिनेस, वर्बियोसिटी और ये चीज़ें आपकी नहीं होनी चाहिए पैराग्राफिंग के अंदर, वो मैंने बड़ी डिटेल्स और विद एग्जांपल्स के साथ वो आपको क्लैरिटी के साथ समझाया। ठीक है, अब जो है बात की है हमने रिट्रेट क्या होता है, थीसिस स्टेटमेंट को आप रीफ्रेज करके दोबारा लिख देते हैं, लेकिन इसकी वर्डिंग जो है आप चेंज रखते हैं। उसके बाद सिग्निफिकेंस इसकी क्या है, सिग्निफिकेंस आप सो व्हाट, तो क्या आप इस चीज़ का क्या करते हैं, बेसिकली आंसर देते हैं क्वेश्चन फॉर द रीडर्स एम्फेसाइजिंग द इम्पैक्ट। तो सो व्हाट का जो है आंसर करते हुए आपने इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट डालना होता है, एम्फेसिस जो है वो डालना होता है। ठीक है, उसके बाद क्लोजर होता है प्रोवाइड अ सेंस ऑफ फाइनलिटी एंड कंप्लीट। क्लोजर का मतलब है कि आपको एक सेंस आनी चाहिए, एक कह लें कि सेंस होनी चाहिए कि आपने ये आर्गूमेंट्स है या आप अपने ये कंक्लूजन पैराग्राफ जो है वो एंडिंग करने जा रहे हैं, तो उसकी बहुत अच्छी तरह जो है वो क्लोजनेस होनी चाहिए। और विद जो है फ्लरिशिंग लाइंस, फ्लरिशिंग वर्ड्स, जो कीवर्ड्स हैं जो हमारे फ्यूचरिस्टिक हैं या कोई और हैं, तो वो बहुत अच्छे ज़्यादा होने चाहिए, ताकि जो है चैकर का जो एंड पे आके जो एक लाइन पढ़ने के बाद उसका पूरा माइंडसेट जो है वो चेंज हो जाए कि यार ये तो समथिंग इज़ डिफरेंट है ना। तो वहाँ पे फिर वो क्या करता है, आपको 40 दे के तो छोड़ ही देगा अगर आपका डिस्कोर्स ठीक है, कंक्लूजन का स्ट्रक्चर ठीक है, आपने कोई न्यू इन्फो ऐड नहीं की, ये बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ठीक है, चलें यहाँ तक क्लियर हो गया जी पर्पस क्या है, इफेक्टिव। उसके बाद हम बात करते हैं सबसे पहले स्ट्रक्चर ऑफ कंक्लूजन की, और इफेक्टिव बनाने के लिए आप क्या करते हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ है बहुत ज़्यादा ये जो है। फिर ये वो चीज़ें हैं जो बच्चों की क्यूरीज है, और ये छोटे छोटे क्वेश्चंस को जो है हमने एड्रेस करना होता है। तो बच्चे पूछते हैं सर जी, एस्पिरेंट कई बार के, सर जी कोई कंक्लूजन का भी कोई स्ट्रक्चर है, तो मैं बोलता हूँ स्ट्रक्चर है ना इसका, हम इसको फॉलो करते हैं, आपका एकेडमिक ऐसे है, इसका बेसिकली बिल्कुल फिक्स जो है आप कह लें कि स्ट्रक्चर होता है, आपने उसको फॉलो करते हुए बातें करनी होती है। ठीक है, कंक्लूजन में एक तो चीज़ फिक्स है कि आपने कोई न्यू इन्फो ऐड नहीं करनी, कोई एग्जाम्पल जो है न्यू ऐड नहीं करनी, कुछ भी न्यू चीज़ें हैं जो ऐड नहीं करनी, कोई डिटेल्स जो है आपने पीछे जो आपने मेन थीसिस में दी है वो डिटेल्स यहाँ पे नहीं बतानी होती। ठीक है, तो रीस्टेट पहले सबसे पॉइंट पहला क्या है हमारे पास, रीस्टेट द थीसिस पे होता क्या कि आपने जो थीसिस स्टेटमेंट लिखे, जैसे मैंने पीछे बताया है कि आपने दोबारा जो है उसी थीसिस स्टेटमेंट को यहाँ पे रिपीट नहीं करना। क्या करना, नहीं करना, रिपीट जो है आपने थीसिस स्टेटमेंट को नो रिपीट द स्टेटमेंट, जो आपकी थीसिस स्टेटमेंट की बात कर रहा हूँ उसको आपने रिपीट नहीं करना। ठीक है, एक चीज़ से आपने समराइज द मेन पॉइंट्स, जो आप मेन पॉइंट्स लिखते हैं, होता क्या है कि पहले आपने आउटलाइन के अंदर मेन पॉइंट्स बनाए, उन मेन पॉइंट्स को फिर आपने इंट्रोडक्शन के अंदर इंट्रोड्यूस करवाया, इंट्रोड्यूस करवाने के बाद फिर आपने डिटेल्स बताई। तो अब डिटेल्स की ज़रूरत है यहाँ पे, तो अब डिटेल्स की जहाँ पे वो आपकी नो डिटेल्स, तो यहाँ पे आपकी क्या आनी चाहिए, नो डिटेल्स, कोई डिटेल्स ऐड नहीं करनी, सिर्फ आपने दो या तीन जो आपके मेन पैराग्राफ्स हैं, जैसे मैंने कहा था यूनिपोलैरिटी टू मल्टीपोलैरिटी, तो आप एक कीवर्ड उठा लें, डेप्रिशिएटिंग करेंसी इन द पुअर कंट्रीज, तो आपने यहाँ पे क्या करना, डेप्रिशिएशन ऑफ करेंसी कर लें या डिवैल्यूशन ऑफ करेंसी कर लें, तो आपने कोई डिटेल नहीं बनाना होता। उसके बाद फोकस ऑन एजेंट्स, आपने जो कोर फोकस करना है वो आपका जो पीछे आर्गूमेंट है, ठीक है, बेसिकली आपने उसको जो है ना उसके ऊपर फोकस्ड रहना है। ठीक है, उसको हटना नहीं है आपने। मैंने एक बात थीसिस स्टेटमेंट के अंदर बड़ी क्लैरिटी के साथ कही थी कि आपका थीसिस स्टेटमेंट जो होती है, आपकी थीसिस स्टेटमेंट होती है सॉरी, वो बहुत ज़्यादा सॉलिड क्लेम होता है, उसके ऊपर आपको फिक्स करते थे, और वही फिक्स करना, और वो थीसिस स्टेटमेंट आपके लिए क्यों ज़रूरी है, क्यों एसेंशियल थी भला, वो आपको एक स्ट्रक्चर देता है, फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर देता है, जिसके अकॉर्डिंग आप ऐसे लिखते हैं। तो आप जब स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ऐसे लिखते हैं तो आपके एजेंस
सेंटेंस जो होती है आपके आर्गूमेंट के, वो आपका सॉलिड और फिक्स होना चाहिए। कोई उसमें नई चीज़ जो है, मल्टीपल जो है आइडियाज़ आप वहाँ पे फिक्स नहीं करते आर्गूमेंट। उसके बाद इसका जो स्मूथ और फ्लो, देखिए जब आप वर्ड जैसे अल्टीमेटली, ये फोकस्ड वर्ड है, ये क्या है, फोकस्ड वर्ड हैं आपके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार कह रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। आपको ये चीज़ें कोई भी नहीं अभी बता रहा, ठीक है। तो आपने क्या करना है यहाँ पे, अल्टीमेटली एंड देयरफॉर, अल्टीमेटली जो है वो क्या है जी, ट्रूथ, ये है, ये बात है, ये इसको जो है ऐसे किया जा सकता है, या रिकमेंडेशंस है आपकी, तो वो सारी डिजिटलाइजेशन को कैसे जो है वो फ्लरिश किया जा सकता है। उसके बाद इम्पोर्टेंट है, तो ये सारी चीज़ें जो है ये बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चर का ऑफ स्ट्रॉन्ग कंक्लूजन पार्ट 1 जो है आपका ये है, चीज़ें समझ आ गई हैं। अब हम मूव करते हैं हमारे सेकंड पार्ट की तरफ, ठीक है। एग्जांपल देखते हैं, पहले थोड़ा सा स्ट्रक्चर के ऊपर आपने फोकस कर लें, ठीक है, थोड़ा सा जो है चीज़ों को अंडरस्टैंड कर लें, फिर हम जाके प्रैक्टिकली जो है चीज़ों को देख लेंगे एग्जाम्पल के साथ। कंक्लूजन जो पैराग्राफ है उसके सबसे तो बियॉन्ड द समरी एक्सटेंड द डिस्कशन टू ब्रॉडर कंटेक्स्ट और फ्यूचर इम्प्लीकेशंस। मैंने एक बात किया कि ये आपका एक वन टाइप का आप फ्यूचरिस्टिक भी कह सकते हैं, कि आप जो है वो टोटली फोकस जो आपका रखा जाता है वो आपका फ्यूचरिस्टिक होता है। उसके अंदर आपने मेन आर्गूमेंट्स को जो फोकस करते हैं, फ्यूचर में जो काम आते हैं वो होते हैं। फाइनल थॉट्स होती है और बड़ी रिफ्लेक्टिव होती है, स्टेटमेंट्स आपको लिखनी चाहिए। फाइनल थॉट्स जो होती हैं वो आपकी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। बच्चे क्या करते हैं कि आपकी कोई न कोई पीछे से आर्गूमेंट उठाते हैं, सेम लाइन को उठा के जो है वो लिख देते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। आपका फाइनल थॉट है और आपने एक बड़ी डिफरेंट वे से जो है मीनिंग वही होना चाहिए आपके पीछे वाला, लेकिन आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर थोड़ा सा चेंज होना चाहिए और कीवर्ड्स आपके चेंज होने चाहिए। तो यहाँ पे आपके क्या क्या होने चाहिए, कीवर्ड्स जो है वो आपके चेंज होने चाहिए, मीनिंग आपका सेम ही होता है। सेंटेंस स्ट्रक्चर जो है वो थोड़ा सा चेंज करें ताकि उसकी जो है वो एजेंट्स जो समझ आ जाए। उसके बाद अवॉइड जो चीज़ें करनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपने अवॉइड करनी है। सबसे पहले तो मैंने एक चीज़ कहा था कि ये शुड का इस्तेमाल, उसके बाद ये कैन का इस्तेमाल, और उसके बाद विल, तो ये वो चीज़ें हैं। उसके बाद मे भी है, ये वो चीज़ें हैं, ये 4 जिनको आपने ऐसे के अंदर इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ से लेके कंप्लीट ऐसे के अंदर, एकेडमिक ऐसे के अंदर आपने इन 4 चीज़ों को जो है वो यूज़ नहीं करना, इनके ऊपर क्रॉस है, तो अवॉइड करना है आपने इन चीज़ों के ऊपर, ठीक है। उसके बाद जो है आपने क्या करना है, न्यू एविडेंसेस जितने भी होते हैं आपने नहीं देने। आपने बेसिकली जो पीछे आपकी बात हो गई है, जो आपने पीछे बात जो कन्वे की है, आपका आइडिया कन्वे हुआ है, उसको आपने क्या करना है, क्लैरिटी के साथ जो है वो आगे बता देना है, ठीक है। उसको समराइज करके जो है आपने बता देना है, कोई न्यू एविडेंस नहीं देना वहाँ पे, ठीक है। पता चले आप न्यू एविडेंस याद आ गया, आप यहाँ पे दे दूँ, तो ये डोंट ट्राई टू मेक अ मिस्टेक लाइक दिस, ठीक है। कोई भी इस तरह की चीज़ की मिस्टेक मत करना कि आप मुझे याद आ गया तो अब मैं दोबारा लिख लूँ, तो ऐसी मिस्टेक मत करना, नहीं तो वो आपको उड़ा देगा। तो उसका आपका जो स्ट्रक्चर होता है कंक्लूजन का, वो क्या होता है, उसका रिदम और उसका फ्लो, उसकी स्मूथनेस, उसका डिस्कोर्स जो है वो क्या होता है, ख़राब हो जाएगा, ठीक है। तो उसके आपने क्या करना है कि कोई न्यू एविडेंस जो है आपने ऐड नहीं करना। पॉन्डरिंग थॉट्स, ऐसा स्ट्रॉन्ग फाइनल सेंटेंस लिखें, ऐसा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए और कैप्टिवेटिंग होना चाहिए कि चेकर को जो है, एकेडमिक चेकर को सोचने पर मजबूर कर दे कि ये बच्चे ने सारी चीज़ें जो है पूरा ऐसे ही 1-2 लाइन के अंदर जो है समराइज कर दिया है। तो ये वो कैप्चरिंग लाइंस होती हैं जिसको आपने बड़ी टेक्निक के साथ जो है आपने यूज़ करनी होती है, ठीक है। अब बात समझ में आ रही है। तो आपका फाइनल सेंटेंस, आप समझ लें कि आप उसका फाइनल सेंटेंस जो है आपके उस एकेडमिक चेकर की जो है वो सोच जो है वो चेंज कर सकती है। तो आपका फाइनल सेंटेंस बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव होना चाहिए और बड़ा कैप्टिवेटिंग होना चाहिए, ताकि उसको पता चले कि आपका पूरा ऐसे जो है उसके अंदर समा गया है, ठीक है। अब बात करते हैं रिकमेंडेशंस और व्हेन टू इंक्लूड। ये रिकमेंडेशंस की बात करता हूं कि कब जो है इनको इंक्लूड करना चाहिए, कब इनकी ज़रूरत होती है, और वो कौन कौन से ऐसे हैं जिसके अंदर जो है वो आप क्या करते हैं,
ये रिकमेंडेशन या सजेशंस देते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जहाँ पे आपके रिकमेंडेशंस और सजेशंस आपके नहीं होती, फ्यूचरिस्टिक वो आप जो है आपके नहीं होते। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे पहला ऐसे है आपका आर्गुमेंटेटिव ऐसे। तो आर्गुमेंटेटिव ऐसे के अंदर आप रिकमेंडेशंस है, सजेशंस हैं, इनके ऊपर आप ज़्यादा फोकस करते हैं कंक्लूजन के अंदर, ठीक है। थोड़ा फ्यूचरिस्टिक जो है वो कह लें कि हो जाता है आपका क्या, कंक्लूजन अगर आपका फ्यूचरिस्टिक हो जाता है तो इसका मतलब है आप जो है सही ट्रैक पे जा रहा है। वह ऑफन बेनिफिट फ्रॉम एक्सप्लिसिट रिकमेंडेशंस लाइक पॉलिसी चेंजेस। तो ये आप क्या करते हैं कि इसके ऊपर जो है आप ज़्यादा फोकस करते हैं। ये मैं अभी बता रहा हूँ कि रिकमेंडेशंस और सजेशंस कहाँ पे ऐड होनी चाहिए आपके, फर्स्ट नंबर पे जो है वो आपका आर्गुमेंटेटिव ऐसे में जो है आपको ऐड करते हैं, ठीक है। यहां तक समझ आ गई कि व्हेन टू इंक्लूड, तो फर्स्ट आपका वो आ गया। दूसरा है आपका प्रॉब्लमेटिक एंड सॉल्यूशन बेस्ड, जो ऐसे होते हैं उनकी बात कर रहा है। तो एसेंशियल फॉर प्रपोजिंग प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस टू आइडेंटिफाइड इश्यूज। तो जहां पे आइडेंटिफाई करने के बाद इश्यूज को फिर आप क्या करते हैं, सजेशंस और रिकमेंडेशंस जो है वो ज़्यादा फोकस्ड होता है आपका एरिया कहाँ पे, आपका कंक्लूजन के अंदर, ठीक है। कंक्लूजन के अंदर ये नहीं कि आपने जो है एज इट एज सजेशन जो आपके ने दी है पीछे आउटलाइन के अंदर वो उठा के यहाँ पे लिखना शुरू कर दें। तो ये भी मिस्टेक नहीं करनी, आप अपने सेंटेंस जो है वो चेंज करें, उसका स्ट्रक्चर चेंज करें, थोड़ा सा उसके कीवर्ड्स चेंज करें आप। देन जो आपका मीनिंग सेम होना चाहिए लेकिन आपके कीवर्ड्स चेंज होने चाहिए। आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर चेंज करेंगे ऑटोमेटिकली आपका जो है आइडिया वही रहेगा, लेकिन आपके क्या है एक वेरिएशन आ जाएगी आपके सेंटेंस के अंदर, आपके वोकैब के अंदर। तो यहाँ पे जो है आप लिख सकते हैं। उसके बाद रिसर्च पेपर, खैर ये हमारा काम नहीं है। रेलिवेंट जो एग्जाम्पल अगर ये भी हमारी चीज़ नहीं है। ये दोनों चीज़ें जो हैं हम जहाँ पे रिसर्च पेपर जब हम लिखते हैं उस वक्त जो है सजेस्ट ज़्यादा देते हैं। रेलिवेंट एग्जाम्पल्स अब बात करें कि हम अब बात कर रहे होते हैं हमारे डीडोलाइजेशन की, तो यहाँ पे बेसिकली हमारा ऐसे जो वो और है उसकी रिसाइकलिंग पॉलिसीज़ ऑफ यूके, तो उसका था। तो लेकिन हम यहाँ पे एक अपनी एग्जांपल ले लेते हैं कि डीडोलाइजेशन की अगर हम बात करें, अ न्यू इकोनॉमिक ऑर्डर इन द मेकिंग, तो हम क्या करते हैं कि डीडोलाइजेशन होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू पुअर कंट्री, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ के अकॉर्डिंग। तो वो कहते हैं कि ये होनी चाहिए ताकि हमारे लोकल करेंसीज को जो है वो वैल्यू मिले, उनकी डेप्रिसिएशन और डिवैल्यूएशन जो है वो डाउन चली जाए, ठीक है। अब यहाँ पे समझ आ गई है कि कहाँ पे ऐड नहीं करना है। उसके बाद है जी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमने रिकमेंडेशंस और सजेशंस, आपका जो फोकस्ड एरिया होता है कंक्लूजन के अंदर, वो कौन से ऐसे हमने पीछे डिस्कस कर लिए हैं। अब हम यह बात करते हैं जहां पे आपने ये सजेशंस जो हैं ये ऐड नहीं करनी, ठीक है। सबसे पहले तो आपका लिटरेरी एनालिसिस जो होता है, अब्स्ट्रैक्ट जितने आप ऐसे लिखते हैं, अगर आपने आर्गुमेंटेटिव नहीं बनाया तो नहीं, तो अगर आप डायरेक्ट सपोर्टिंग आर्गूमेंट लिखते जाते हैं तो आपने क्या करना है कि उन्हीं पॉइंट्स को कीप वर्ड्स उठा के आपने चीज़ों को समराइज करना स्टार्ट कर देना, ठीक है। लेकिन वहाँ पे आपने ब्लंडर नहीं मारना कि आप क्या करेंगे कि इन चीज़ को जो है वो ऐड नहीं करेंगे, ठीक है। उसके बाद हिस्टोरिकल एनालिसिस अगर आप दे रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग अगर आपकी हो रही है, नॉट चेंजिंग दैम, वो हिस्टोरिकल इवेंट्स ऐसे होते हैं जो चेंज तो नहीं हो सकते, वो तो जैसे के हैं जैसे ही रहेंगे, ठीक है। तो वहाँ पे आपने ऐड नहीं करते। उसके बाद एक्सपोजिटरी ऐसे जो होते हैं आपके, ठीक है, सॉल्यूशंस है, चैलेंजेस, प्रॉब्लम्स आते हैं, तो वहाँ पे भी आप थोड़ा सा अवॉइड करते हैं कि प्राइमरीली इन्फॉर्मेटिव रिकमेंडेशंस कैन शिफ्ट फ्रॉम ऑब्जेक्टिविटी। तो यहाँ पे आप उसकी जो हो जाती है किसकी तरफ हो जाती है, बेसिकली ऑब्जेक्टिव बेस्ड हो जाती है कि ऑब्जेक्टिविटी जो है उसमें नज़र आती है। उसके बाद चेक प्रॉम्प्ट पे क्या था, ऑलवेज चेक द स्पेसिफिक ऐसे प्रॉम्प्ट ओमिट इफ नॉट रिक्वेस्टेड। अगर आप उसके चेक करने के बाद अगर ये चीज़ देखते हैं तो फिर जो है आप थोड़ा अवॉइड भी कर सकते हैं, वहाँ पे ओमिशन हो सकती है। लेकिन यहाँ पे लिटरेरी ऐसे के अंदर जो है आपने जो है क्या करना है, रिकमेंडेशंस नहीं ऐड करनी, फ्यूचरिस्टिक नहीं होना चाहिए। अगर ऐसे अब्स्ट्रैक्ट ऐसे आप क्या करते हैं, किसके अंदर इंक्लूड नहीं करते, अगर आप आर्गुमेंटेटिव नहीं बनाते उस वक्त तक, ठीक है जी। उसके बाद बात है जी प्रैक्टिकल जो है सबसे टिप्स जो अब ये सुन लें कि टिप्स जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अब होता क्या है कि पहले जो है ना हम एग्जांपल देख लें, सॉरी यहाँ पे, ठीक है, पहले हम एग्जांपल देखते हैं फिर हम जो है अपना ऐसे जो है आगे शिफ्ट करते हैं, ठीक है।
अब कंक्लूजन थोड़ा सा देख लेते हैं, उसके बाद जो है हमने आगे स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये आ गया जी हमारा डीडोलाइजेशन, ये है हमारा टॉपिक, और इसका हमने लिखा है जी कंक्लूजन, ठीक है। डीडोलाइजेशन हमारा क्या था, डीडोलाइजेशन आपको पता है हमने पीछे ऐड किया था। तो टॉपिक हमारे पास बेसिकली जो था उसको हम थोड़ा सा यहाँ पे लिख देते हैं कि डीडोलराइजेशन a new economic order in the making। तो ये है आपका टॉपिक, डिजिटलाइजेशन एंड न्यू इकोनॉमिक ऑर्डर इन द मेकिंग। तो आपने सबसे पहले जो है अब आउटलाइन को पढ़ना स्टार्ट करें, ठीक है। चीज़ें क्या हैं जी, डीडॉलराइजेशन हैज़ इमर्ज्ड एज ए न्यू इकोनॉमिक ऑर्डर ड्यू टू अनलॉफुल सैंक्शंस, इंक्रीजिंग मल्टीपोलैरिटी एंड इकोनॉमिक इनजस्टिस। मैंने पीछे जो ऐसे डीडॉलराइजेशन वाला डिस्कस किया है, वहाँ पे आप मज़ीद उसको जाके प्लीज़ जो है वो चेक कर लें। वहाँ पे पैराग्राफिंग भी हमने डीडॉलराइजेशन वाले पैरा की है वहाँ पे, ठीक है। तो आप ऐसे को एक बार चेक कर लें उसकी आउटलाइन के अंदर कि हमने ये चीज़ें ऐड की हैं। देखिए हम कीवर्ड्स ये ऐड कर रहे हैं, ठीक है। पहला हमारा कीवर्ड ये है, सेकंड हमारा की पॉइंट ये है, फिर हमारा ये करंट पॉइंट। इमर्जिंग पावर्स आप आगे हम शिफ्ट करें। इमर्जिंग पावर्स सच एज चाइना, रशिया एंड इंडिया हैव कमिटेड टू शिफ्टिंग ट्रेड टू देयर लोकल करेंसीज। तो उन्होंने क्या किया कि जो हमारे अब ये तो है ना मल्टीपोलैरिटी और ये चीज़ें, तो इनमें से सबसे मल्टीपोलैरिटी आप कहाँ जब ब्लॉक्स में अलायंसेस बन रहे हैं तो वो हमने देख ले चीज़ें ऐड नहीं की, ठीक है। और बड़ा की वर्ड्स और की पॉइंट्स हमने एनालिसिस करते हुए अपना स्ट्रक्चर जो है मेंटेन रखना है। सबसे पहले जी है क्या किया जी, उन्होंने ट्रेड जो है वो शिफ्ट करना किस में, लोकल करेंसीज में। पुअर नेशंस आर फोकसिंग ऑन strengthening and their economies by promoting local currencies and discouraging depreciation and devaluation। उसने कहा है कि हम जो है वो क्या करेंगे, पुअर कंट्रीज कहते हैं कि हम अपनी इकॉनमी को स्ट्रेंथन करेंगे, प्रमोट करेंगे, और उसके बाद हम क्या करेंगे, जितनी भी करेंसीज है उनको करेंगे, और जो हमारा डीवैल्यूएशन होती है या डेप्रिसिएशन होती है उसको हम क्या करेंगे, डिस्करेज करेंगे और उसको ख़त्म करेंगे, ठीक है। बेसिकली दिस शिफ्ट ऑफर्स अ होपफुल पाथ टूवर्ड्स इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एट द बोथ रीजनल एंड ग्लोबल लेवल के ऊपर। उससे होगा क्या कि जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं उनको होगा क्या कि डीडॉलराइजेशन की वजह से उन्होंने को लोकल करेंसी को वैल्यू मिलेगी, और कहाँ पे मिलेगी, रीजनल और ग्लोबल लेवल के ऊपर। हाउ एवर सेवरल challenges are hindering the progress of dedollarization, including hegemonic behavior of US and then ongoing regional conflicts। अब ये वो चीज़ें हैं जो आपकी क्या है, इंक्लूडिंग द हेजमोनिक बिहेवियर ऑफ यूएस। तो यहाँ पे आप समझ रहे हैं कि ये डीडॉलराइजेशन के अंदर क्या है, हिंड्रेंस है, ठीक है। दीज ऑब्स्टेकल्स, अब हम आगे वाला याद कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं। दीज ऑब्स्टेकल्स क्या है जी, डीडॉलराइजेशन प्रेजेंट्स अ प्रोफाउंड एंड ट्रांसफॉर्मेटिव अपॉर्चुनिटी फॉर सोशो इकोनॉमिक एंड डेवलपमेंट इन डेवलपिंग नेशंस। तो यहाँ तक तो हमारा क्या है कि डिस्पाइट इस होने के बाद भी डीडॉलराइजेशन जो है एक प्रोफाउंड और ट्रांसफॉर्मेटिव जो है अपॉर्चुनिटीज़ है सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन पुअर कंट्रीज। This discussion emphasizes the need to overcome the barriers of creating regional, और जितनी भी है आगे हम शिफ्ट करते हैं जी। यहाँ देखें, यहाँ पे है जी डिस्कशन emphasizes the need to overcome barriers by creating regional किधर गया, रीजनल फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ठीक है, एंड फोस्टरिंग ट्रस्ट एंड कोऑपरेशन उमंग द अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़। उन्होंने कहा ये जो हमारी इस वक्त ज़रूर है कि जितने भी बैरियर्स हैं उनको ख़त्म करते हुए जितने भी कंट्रीज़ हैं, पूरे कंट्रीज़ है, थर्ड वर्ल्ड है, उनको आपस में कनेक्ट होना चाहिए, ट्रुथ होना चाहिए, रीजनल जो है फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस बनाना चाहिए, उसके बाद एक ट्रस्ट होना चाहिए, कोऑपरेशन होना चाहिए, उनके रीजनल जो क्लैशेज़ हैं उनको ख़त्म करके, ठीक है। उसके बाद जो लास्ट वाली लाइन को अब आप पढ़ें, अभी आपको पता चल जाएगा जी, लास्ट वाली लाइन को आप समझें। डीडॉलराइजेशन क्या है जी, स्टैंड्स एज ए होपफुल रे ऑफ प्रॉस्पेरिटी
फॉर द थर्ड वर्ल्ड। अब देखें कि ये सॉरी ये जो है चीज़ मैंने जब अभी बताई थी कि आपने लास्ट सेंटेंस लिख के आपने क्या जस्टिफाई कर दिया है कि मैं अपने जितने भी आर्गूमेंट्स आपने दिए हैं उसके बाद ये कंक्लूजन निकला है कि डीडोलाइजेशन क्या स्टैंड्स एज ए होपफुल रे ऑफ प्रॉस्पेरिटी फॉर द थर्ड वर्ल्ड। तो यहाँ तक चीज़ क्लियर हुई कि हमने कितनी डिटेल्स के साथ और इसको बड़ी वाइडली तरीके से जो है हमने अंडरस्टैंड किया कि लास्ट वाला टॉपिक जो है वो आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मैं बार बार आपको चीज़ कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। अब समझ आई कि हमने कोई न्यू इन्फो ऐड की है, कोई एग्जाम्पल ऐड की है, हमने कोई एग्जाम्पल ऐड नहीं की, कोई न्यू इन्फो ऐड नहीं की। हमने यहाँ पे जो हमने की पॉइंट्स को समराइज़ किया और उनको आपस में लिंक करते हुए हमने जो है वो क्या किया, अपना कंक्लूजन जो है वो लिख लिया, ठीक है। अब यहाँ पर कंक्लूजन बेसिकली ये हमारा इसका था जी, डीडोलाइजेशन आ न्यू इकोनॉमिक जोन एंड ऑर्डर। यहाँ पे देख लें कि सैंक्शंस की बात हुई है, मल्टीपोलैरिटी की बात हुई है, ठीक है। हमारी यहाँ पे सैंक्शंस की बात हुई, फिर मल्टीपोलैरिटी की बात हुई, इकोनॉमिक इनक्वालिटी की बात हुई, डेप्रिशिएटिंग करेंसी। अब ये जो है हमारे यहाँ पे 4 हैं, लेकिन हमने वहाँ पे पूरा जो है पीछे भी इसको चीज़ को देखा है, ठीक है। ये है हमारा कंक्लूजन और इसके जो वर्ड होंगे वो आपको मैं अभी बता देता हूँ कि आपने इसके वर्ड जो है 120 से अबव ही होंगे, 140 तक होंगे या 150 तक होंगे। तो आप वर्ड जो है इनके काउंट कर सकते हैं और समझ सकते हैं कि इसके वर्ड जो है वो कितने हैं, ठीक है। 120 से अबव ही होंगे। अब हम चलते हैं हमारे फाइनल टिप्स, जहाँ पे हमें ज़रूरत है कंक्लूजन को है जो वो कैसे जो है वो लिखा जा सकता है इफेक्टिव, ठीक है। अब हम बात करते हैं 1 मिनट प्लीज़, हम जो है इस चीज़ को पहले पीछे चले जाते हैं। अब कंक्लूजन आ जाता है जी हमारा। अब बातें हैं जी हमारा प्रैक्टिकल टिप्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार कह रहा हूँ चीज़ों को, जो मैं चीज़ें यहाँ पे अवॉइड करने के लिए कह रहा हूँ वो बेसिकली एकेडमिक ऐसे की रिक्वायरमेंट है और एग्जामिनर की भी रिक्वायरमेंट है और एकेडमिक चेकर की भी रिक्वायरमेंट है। कोई मेरे अपने रूल्स नहीं है, पर्सनल रूल्स नहीं है। ये चीज़ें वो हैं जो हमने लर्न की हैं थ्रू एक्सपीरियंसेस के साथ, फिर उसके बाद कंसल्टेशंस के पास कंसल्टेशंस होने के बाद जो है वो चीज़ें हमने यहाँ पे प्रेजेंट कर रहे हैं। होता क्या है कि आपका एग्जामिनर है या चेकर है, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, हमने उसको पूरा करना है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले पहली जो टिप हमारे पास क्या है फाइनल, और ये बड़ी वेरीफाइड और कह लें कि आप इसके ऊपर कोई चेक नहीं लगा सकते। सबसे पहले अवॉइड द फ्रेज यूज़ करना, डोंट स्टार्ट विद द इन कंक्लूजन एंड इन समरी। ये थोड़ा सा बैड इम्पैक्ट हमने देखा, अभी पीछे कंक्लूजन को डिस्कस किया, डीडोलाइजेशन को डायरेक्ट लिखा हमने इन नटशेल, यहाँ पे नहीं तो हमने इन नटशेल भी तो लिख सकते हैं ना, लेकिन हमने क्या किया, नटशेल को भी नहीं लिखा, इसको भी नहीं लिखा और इसका लेकिन देखें उसको पता है कि आपका फाइनल पैराग्राफ है, ये आपका कंक्लूजन है, उसके ऊपर ज़्यादा वो हथौड़ा मारने की, हैमर मारने की ज़रूरत नहीं है वहाँ पे उसके सर के ऊपर कि नहीं ये मेरा जो है वो कंक्लूजन ही है, ठीक है। तो आपने करना क्या है कि इससे थोड़ा सा अवॉइड करें, ना लिखें तो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। तो आप अपना आगे उसका वेरी करता है सेंटेंस स्ट्रक्चर। उसके बाद जितने भी आप वेरिएशन लेके आए अपने सेंटेंस स्ट्रक्चर के अंदर, आपने जितने भी की पॉइंट्स दिए हैं आपने उसके अंदर क्या करना है, वेरिएशन लेके आनी है। जो पीछे आपने ये नहीं कि पीछे से एक सेंटेंस उठा के आप कंक्लूजन के अंदर लिख दें, तो ऐसा नहीं करना, ठीक है। आपने सेंटेंस पीछे जो लिखा है उसके अंदर वेरिएशन लाते हुए थोड़ा सा सेंटेंस स्ट्रक्चर को, कीवर्ड्स को जो है आपने क्या करना है, यहाँ पे कीवर्ड्स को चेंज करेंगे और उसके बाद आप सेंटेंस स्ट्रक्चर को थोड़ा सा चेंज करेंगे तो आपका जो है वो मीनिंग भी कन्वे हो जाएगा और वेरिएशन भी आ जाएगी। उसके बाद कंसाइजनेस होती है। यहाँ पे एक चीज़ बात का अवॉइड रैम्बलिंग और वैग लैंग्वेज, वैग और एम्बिगुअस की बात की जाती है कि एम्बिगुअस जो है आपने नहीं होना, ठीक है। एम्बिगुअस जो है वो आपकी स्टेटमेंट बड़ी कंसाइजनेस होनी चाहिए, की पॉइंट्स को डिटेल्स के साथ, इधर नो डिटेल्स। मैं पहले भी ये बात पीछे भी कह चुका हूँ कि ये आपने नो डिटेल्स, यहाँ पे कोई चीज़ डिटेल्स ऐड नहीं करनी, आपकी कंसाइजनेस होनी चाहिए की पॉइंट्स के अंदर जो आपने वहाँ पे लिखना है। जैसे हम अभी जो है पढ़ के आए हैं, एग्जाम्पल दे के आए हैं, प्रूफ रीडिंग लाजमी करें। इसके देखें मेन एग्जाम के अंदर आप बैठे हुए आपने ऐसे कंप्लीट कर लिया है, लेकिन वहाँ पे इशू क्या है कि आपने 5 मिनट, मैंने पहले भी बोला था ऐसे स्ट्रक्चर स्टार्ट करने से पहले कि आप 5 मिनट 8 मिनट पहले निकालें, जहाँ पे आप आउटलाइन को रीड करें, आप अपने इंट्रोडक्टिव पैराग्राफ को रीड करें और आप कंक्लूजन का पैराग्राफ लाजमी रीड करें।
कंक्लूजन पैराग्राफ में आप सेंटेंस स्ट्रक्चर को तो ठीक नहीं कर सकते, बट आप वहाँ के क्या कर सकते हैं, जो ह्यूमन एरर्स हैं, जो आप जो है फास्ट लिखते हुए कहीं पे स्पेलिंग मिस्टेक होगी, हमें कोई वाई छूट गया, एंड पे कोई ई छूट गया है आपका, तो वहाँ पे उसको आप क्या करते हैं, कंप्लीट कर लेते हैं। उसको ग्रामर जो एरर है और उसके स्पेलिंग एरर्स हैं, और ग्रामर एरर्स क्या, जहाँ पे आपने जो है वो थोड़ा प्लूरल वर्ब लगा दिया और वहाँ पे आना आपका सिंगुलर वर्ब चाहिए, तो आप यहाँ पे उसको थोड़ा सा उसको मोल्ड करके आप आर करके उसको इज करके, जैसे सिंगुलर की रिक्वायरमेंट है तो सिंगुलर लिखें, ठीक है। होता क्या कि यही वो मिस्टेक्स हैं जो आपकी जो आउटलाइन है, सॉरी आपका जो कंक्लूजन है उसको क्या बनाता है, आपका एक बिल्कुल नीट एंड क्लीन बनाता है, ठीक है। प्रूफ रीडिंग करने का मतलब ये होता है, प्रूफ रीडिंग मेन एग्जाम के अंदर 5 to 8 मिनट प्रूफ रीडिंग को लाजमी दें, क्योंकि ये वो ह्यूमन एरर्स होते हैं जो जो है ना बाय डिफ़ॉल्ट कह लें कि हो जाते हैं कभी कभी, तो इन चीज़ों के ऊपर आपने फोकस करना है। उसके बाद प्रैक्टिस करें। अब सबसे बात जो है, कभी भी आप टॉपिक उठाते हैं तो ट्राई करें पहले इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ, ओपनिंग पैराग्राफ लिखें, उसके बाद उसके ऊपर कंक्लूडिंग जो पैराग्राफ है वो लाजमी लिखें, ताकि आपको एक बार पता चल जाए कि वेरिएशन आ जाए कि बेसिकली मैंने जो चीज़ें पहले डिस्कस की थी और अब डिस्कस जो मैंने की है उसके अंदर वेरिएशन कितनी है, और हमने बेसिकली करना क्या है कि वेरिएशन लेके आनी है, ठीक है। अब ये टिप्स सारी समझ आ गई कि हमने बेसिकली किसके ऊपर ज़्यादा फोकस्ड रहना है, चीज़ें समझ आ गई हैं। चलें जी, अच्छा जी, चलें जी, हमने बहुत सारी चीज़ों को आज कवर किया है। कंक्लूजन का, व्हाट इज़ कंक्लूजन क्या होता है, स्ट्रक्चर क्या होता है, हाउ टू राइट अ इफेक्टिव कंक्लूजन, हम कैसे लिख सकते हैं, हमें कौन सी चीज़ें जो है अवॉइड करनी चाहिए, कौन सी चीज़ें जो हमें इंक्लूड करनी चाहिए, रिकमेंडेशन सजेशंस क्या हर एक कंक्लूजन में ऐड करना चाहिए, नहीं हर में नहीं कर सकते, वहाँ पे आर्गुमेंटेटिव ऐसे दिया था आपका, वहाँ पे उनमें ऐड कर सकते हैं, सोल्यूशन बेस्ड है, प्रॉब्लमेटिक है, उन वहाँ पे कर सकते हैं। अदरवाइज आपने जो रिकमेंडेशन सजेशन लिटरेरी ऐसे के अंदर आप नहीं करते। उसके बाद आपको फाइनल टिप्स दी थी कि आपने फ्रेजेस जो होते हैं उनको रिपीट नहीं करना, आपके जितने भी पॉइंट्स हैं उनकी डिटेल्स ऐड नहीं करनी, कोई न्यू इन्फो जो है वो ऐड नहीं करनी, वेरिएशन लेके आनी है सेंटेंस स्ट्रक्चर के अंदर। तो ये आज का जो हमारा आज हमारा फाइनल जो है वो लेक्चर था ऐसे स्ट्रक्चर का। अब जो है ना इसकी जो मेन जो पॉइंट्स हैं, इसके कंटेंट को, इसके यूनिक कंटेंट, रेटोरिक जो है वो, और मटेरियल को कैसे सॉलिड जो है वो बना के जो है हम चीज़ों को लिख सकते हैं। अब ये हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है हमारा, वो बेसिकली आपका मटेरियल यूनिक जो आपका कंटेंट है, और फिगर ऑफ स्पीच कैसे, गुड स्पीच ऑफ फिगर हम कैसे यूज़, फिगर स्पीच कैसे यूज़ कर सकते हैं, उसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चले मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू सो मच।